कैसा है बच्चा लोग? बढ़िया। तो चलिए बच्चा, आज का ये फंक्शन का लास्ट क्लास है। बहुत दिन से हम लोग मेहनत करते करते फाइनली फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। इस क्लास को मैं बहुत स्पीड में कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर अब जो चीज़ें बचा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन के क्लास में है तो वो है रेंज निकालना, डोमेन निकालना, कंपोजिट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। इस चार टॉपिक को आप एकदम इनकैलकुलेट कर लो, अपने मन में बैठा लो चीज़ें कि इस चार टॉपिक में मतलब आपको इतना सॉलिडिफाइड करना है खुद को कि चाहे जो भी हो, इस चार टॉपिक पे आपका कमांड अगर नींद से उठा के भी कोई पूछ ले कि कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन बनाओ तो बनना चाहिए। क्योंकि बच्चा आप अगर 50 घंटे दे रहे हो एक टॉपिक में या एक मान लो कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, फिर आपके पूछा जा रहा है कितना क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बच्चा आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, सारा आउटपुट वहाँ पे जीरो हो गया चीज़ों का। क्योंकि चूंकि ये मेमोरी बेस्ड एग्जाम है तो आपको इन चीज़ों का रिवीजन बार बार करना पड़ेगा और खुद को ये बात दिखाना पड़ेगा कि मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप जाइए, सबसे पहले बेसिक ऑफ द फंक्शन का एकदम सॉलिड एंड क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो कि पीस वाइज फंक्शन आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, या फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। उसके बाद जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके बाद इसमें क्या क्या है आप देख लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस सब का एक बेस मैंने शुरू में डाला। उसके बाद जहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा उसमें इस सब का यूज आएगा, जिसमें कि आप डोमेन निकालना सीखोगे। डोमेन निकालना तो फिर भी बच्चा ईजी था। ईजी इसलिए था क्योंकि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स में दिया होता था, एक्स के टर्म में कोई भी फंक्शन दिया होता था तो हम यहाँ से डायरेक्ट चीज़ों को निकाल लेते थे। लेकिन जब रेंज निकालना आ गया तब हमें चीज़ों को वाई में देखना पड़ा और हमें इस चीज़ का पहले से आदत नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बट आप इतना प्रैक्टिस कर लो और मैंने जितना भी अच्छे तरीके से आपको बताया है, और जहाँ जहाँ पर रेंज में एग्जाम IIT एडवांस आपका गलती करवा सकता है, मैंने उस हर चीज़ को वहाँ पे कवर कर दिया है कि कहाँ पे इक्विलिटी लेना है, कहाँ पे इक्विलिटी नहीं लेना है। तो जाइए और वीडियो लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और दूसरा पॉइंट बच्चा, कंपोजिट फंक्शन के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन तो फिर भी आप चलो रिवीजन कर लोगे, बना लोगे, बट कंपोजिट फंक्शन बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में जो भी मॉडर्न ट्रेंड चला है क्वेश्चन का, उसमें आपको कंपोजिट फंक्शन तो पहले निकलवा लेगा, एक काम कर लेगा, उसके बाद उसको मैपिंग ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन को डिजाइन कर देगा कि अब बताओ ये 1 1 है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। आप, मैंने करा दिया अभी क्लास में, और आप कंपोजिट फंक्शन इंटरनेट के ऊपर जाके देख लो, मैंने 3 लेक्चर में इसको कवर किया है। कंपोजिट फंक्शन से इससे ज़्यादा अभी तक शायद मैं 100% तो सियोरिटी कभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा डोमेन है इंटरनेट। इतना मतलब ब्रॉड डिटेल में शायद वीडियो आपको ना मिले, क्योंकि इसको लोग उतना बड़ा टॉपिक नहीं मानते हैं। बट बच्चा ये है इतना बड़ा टॉपिक, तो मेरे हिसाब से मैंने अभी फंक्शन का क्लास के बारे में आपको बताना था, इसीलिए मैं आपका 5 मिनट का समय पहले ही ले लिया हूँ। रेंज को बहुत ही अच्छे से पढ़िए बच्चा, डोमेन आप निकाल लोगे, जनरल थिंग है, आपने एक्स में पढ़ा है बचपन से, आपके दिमाग में वो आउटलाइन पहले से रेडी है। बट आप रेंज में फंस सकते हो, इसीलिए रेंज को देखो, कहाँ पे इक्विलिटी लेना है, कहाँ पे इक्विलिटी नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक का कैसे होगा। मैंने एक क्यूबिक का क्वेश्चन भी बच्चा करा रखा है। बहुत सारे चैनल पे आप क्वाड्रेटिक तक का क्वेश्चन देख के छोड़ दोगे, बट क्यूबिक का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल में है या क्यूबिक इक्वेशन में है तो कैसे हम उसका रेंज कैलकुलेट करेंगे। और अभी तो हमने बस थ्योरी क्लास पढ़ा है, इसीलिए कम कम क्वेश्चन कराया है। मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर IIT या जेईई मेंस, जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन करा दिया है आपको। बट जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत बहुत डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास में बस कुछ नहीं पढ़ना है, ये इन्वर्स ऑफ द फंक्शन पढ़ना है। अगर आपको फंक्शन का नॉलेज हो गया तो इन्वर्स ऑफ द फंक्शन समझ जाओगे। इसके बाद कंपोजिट फंक्शन तो पढ़ चुके हैं, सॉरी। इसके बाद आपको पढ़ना है होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, इवन एंड ऑड क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बस एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको अगर क्वेश्चन में कभी यूज हो जाए तो आप इसको समझ लो। बाद बाकी जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब इस पर एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे और करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया इन्वर्स ऑफ द फंक्शन में, कि अगर कोई फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, 1 2 3 4 5 6 में मैपिंग हो रहा है, देन बी से ए में लिखना है। देखो ए से बी जा रहा था, बी से ए में आएगा, तो जो इसका कोडोमेन था, जो इसका रेंज था, वो यहाँ पे क्या बन गया, डोमेन बन गया। और जो यहाँ पे डोमेन था वो क्या बन गया, कोडोमेन और रेंज बन गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए बच्चा कंडीशन है, क्या हम किसी भी फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन बोल सकते हैं? तो नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फंक्शन हम किसको बोल सकते हैं। ये आप नोट कर लो, फिर मैं जब डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फॉर अ फंक्शन एफ ए से बी में अगर मैप हो रहा है, कंडीशन फॉर द इन्वर्स फंक्शन एफ ए से बी में मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। मतलब ए से बी में अगर कोई नॉर्मल फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा, देन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो 1 1 का क्या मतलब था? तो कल ही हमने देखा था, मतलब कि लास्ट वीडियो में कंपोजिट फंक्शन के मैपिंग ऑफ फंक्शन हमने बहुत ही ब्रॉड में पढ़ लिया कि 1 1 का मतलब है कि हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। भले ही को डोमेन में कुछ भी बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट डोमेन में
हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है सर, ऑन टू होना चाहिए। अब ऑन टू का कंडीशन इस पे लगाएंगे, मतलब इसमें कोड डोमेन इक्वल टू रेंज, मतलब ये भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जो भी इसके कोड डोमेन में है सर वो इसके रेंज के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यही एक कंडीशन बनेगा, जो कि ये 1 1 भी है एंड ये ऑन टू भी है। और इसका रीजन क्या है सर? तो अब मैं 1 मिनट में इसका रीजन दिखाता हूँ और यहीं पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन सब करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने मन में एक बार रिवीजन कर लो कि फंक्शन होने का सबसे बेसिक कंडीशन क्या है। क्या हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं? लेट्स से कि ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ग्राफ ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फंक्शन होने का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अगर ए से बी में कोई फंक्शन जा रहा है सर, यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 4 5 6, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। भले ही दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 हो सकता है, बट 1 का दो इमेज नहीं हो सकता है। इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया, 4 भी हो गया, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5 भी हो गया। इसका मतलब हुआ कि x के किसी एक वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 4 भी आ गया एंड 5 भी आ गया। इस कंडीशन में कभी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल कंडीशन है कि इस कंडीशन के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और चूंकि हम ग्राफ के मेथड से देखते थे तो क्या देखते थे कि अगर कोई भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल और उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है देन वो फंक्शन नहीं होगा। अगर वो एक पॉइंट पे ही हर बार कट करेगा तभी वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब यही है कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू अटेंड होगा, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है। बट यहाँ x के लेट से किसी 2 के लिए एक y का कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा इस ग्राफ पे, एक y का कोऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा। मतलब यहाँ f ऑफ 2 के लिए अगर ये y1 है, ये y2 है, देन y1 भी आ रहा है एंड f ऑफ 2 के लिए y2 भी आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन अगर यहाँ पे नहीं होगा सर, तो कोई जनरल फंक्शन दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स पे भी ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। हम तो हर बार वही चेक करते हैं कि क्वेश्चन कीजिए अपने क्लास में, अपने ट्यूटर से क्वेश्चन कीजिए कि सर ये जो आपने 1 1 एंड ऑन टू लिख दिया है, हम मेरा मन नहीं है, मैं इनटू लूंगा, तभी तो एक्सप्लेन होगा चीज़ें और तभी तो डिस्कस होगा और तभी तो उससे रिजल्ट एंड आउटपुट निकलेगा। तो देखते हैं। ये देखो सर, मैंने 2 बेसिक कंडीशन लिख लिया है कि अगर कोई फंक्शन है ए से बी में मैप हो रहा है देन उसका इन्वर्स इस तरीके से मैप होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन है सर, तो ये फंक्शन तो 100% डिफाइन हो जाएगा क्योंकि 1 एंड 2 का सेम इमेज है। 1 का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, 2 3 तीनों का अगर कर देंगे तो मैनी 1 का केस बन जाएगा। 100% ये डिफाइन है। अब इसका इन्वर्स करते हैं तो इसका जो को डोमेन है वो इसका डोमेन बन जाता है एंड इसका जो डोमेन है वो इसका को डोमेन बन जाता है। हमने रिवर्स कर दिया। इसको अगर आप इस तरह से मैपिंग करते हो, क्या देखते हो कि 4 का जो है यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 पुट करने पे फंक्शन के अंदर एफ इन्वर्स के अंदर 4 पुट करेंगे देन 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा। ये कभी फंक्शन का कंडीशन ही नहीं होता है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। इसीलिए इन्वर्स फंक्शन एक ही कंड खूब होता है। बहुत बढ़िया। तो लिखिए एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट से कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है। रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि फंक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए अगर इसके पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। इसका मीनिंग है कि एक्स के एक कोऑर्डिनेट के लिए वाई का एक ही कोऑर्डिनेट आना चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट नहीं आना चाहिए। मतलब किसी भी डोमेन का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, देन देख रहे हैं कहीं भी ड्रॉ कर ले, हम यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ ड्रॉ कर ले, यहाँ ड्रॉ कर ले, ऑलवेज वहीं पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, बट सर आप इसका जब इन्वर्स बनाओगे तो क्या करोगे? इन्वर्स बनाओगे देन इस फंक्शन को अगर हमें मैप करना होता तो हम कैसे करते? इस फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से मैप करते। यहाँ x होता, यहाँ y होता, और x कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये डिग्री के टर्म में होता है चीज़ें। 0 हो गया,
पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस पाई हो गया, मतलब 3 पाई हो गया। ठीक है, ये सब आप खुद ही नोट कर लो। और ये क्या होता है, 1 होता है एंड ये -1 होता है। हमें एक बात पता है कि ये 1 एंड -1 के बीच में ऑलवेज फंक्शन डिफाइन होता है। अब अगर इसका इन्वर्स करें, देन सोच लीजिए इन्वर्स करेंगे देन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को रोटेट कर देंगे एंड वाई एक्सिस यहाँ आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेट से कि ये वाई हो गया एंड लेट से कि ये एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। बस इस ग्राफ को हमने रोटेट कर लिया है आपको समझाने के लिए। ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसके बीच में पाई/2। ये सब मैटर नहीं करता है। तो हमने क्या किया था कि जब ये एक्स एंड वाई में था तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा था एंड वाई एक्सिस इस टाइम पे क्या है, को डोमेन है। बट जब इस फंक्शन को हम इन्वर्स कर देंगे बच्चा, देन एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब को डोमेन क्या है, एक्स है। इस तरीके से अपने दिमाग में आउटलाइन रेडी कीजिए कि हमें किसके पैरेलल में लाइन खींचा था। हमने को डोमेन के पैरेलल में इसलिए लाइन खींचा था कि इस को डोमेन में अगर किसी को ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब इसका एक डोमेन 2 इमेज दे देगा और वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। अब कोडोमेन कौन है बच्चा, एक्स है, देन एक्स के पैरेलल में लाइन खींचना पड़ेगा। देन एक्स के पैरेलल में लाइन खींच लीजिए। अब एक्स एक्सिस कौन सा हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया। जैसे ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे ये 2 पॉइंट पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन नंबर ऑफ पॉइंट, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट पे काटेगा, जहां तक ये ग्राफ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में जाएगा। तो ये एक बच्चा बेस को क्रिएट करने का एक तरीका है कि आप अगर इस तरीके से सोचोगे तो देखोगे कि साइन का तो कभी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो इन्वर्स होना ही नहीं चाहिए। तो आपने देख लिया बच्चा कि हमने एक्सिस को रोटेट करके दिखा दिया। बट एक्सिस को मैंने इसलिए रोटेट किया था ताकि आपका विजन क्लियर हो कि अगर ये वाई हो जाता है एंड ये एक्स हो जाता है एंड लेट से कि ये वाई का ग्राफ बन रहा है, आप एग्जैक्ट ड्रॉ करके देख लेना। तो हमें को डोमेन के जो भी को डोमेन होगा उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करके देखना होता है और वो 1 पॉइंट पे कट करता है देन वो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यहाँ पे को डोमेन एक्स है, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इन्वर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, तो पूरे के पूरे जो इसका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के अंदर में जो भी इसका डोमेन है उसमें तो फंक्शन सही में नहीं डिफाइन है। बट इसको इन्वर्स करने के लिए हम इसका एक टाइम डोमेन ले लेते हैं। अब एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, सॉरी टाइम इंटरवल लेके देखिए कि कहाँ से कहाँ में ये फंक्शन डिफाइन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम डोमेन, लेट्स से कि -π/2 से π/2 ले लेते हैं, -π/2 से π/2। इसको लिख देते हैं x एंड y समझने के लिए बच्चा। ये क्या है, π/2 है, ये क्या है, -π/2 है। अब इसमें आप x के पैरेलल में कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो बच्चा, ठीक है, x के पैरेलल में आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये इसको हमेशा वही पॉइंट पे काटेगा, मतलब ये फंक्शन अब एग्जिस्ट हो गया। तो बस मुझे आपको यही समझाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट होता है। वो पूरे के पूरे टाइम डोमेन में, पूरे के पूरे उसके पीरियड में डिफाइन नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड को लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन एग्जिस्ट हो और उसी का हम इन्वर्स दिखा सकते हैं। तो जब भी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो आप इस तरीके का ग्राफ देखना शुरू कर दोगे, और जब भी आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो फिर आप उसका फुल ग्राफ देखोगे। उसका यही रीजन है, एक इस पीरियड के अंदर ही इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है, अदरवाइज वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़िया। अब कुछ थ्योरी है बच्चा जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ए से बी में मैप हो रहा है, ए है 1 2 3 4। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब आपको खुद ही आना चाहिए। वैसे इक्वलिटी का साइन तो ठीक नहीं होता है, बिलोंग्स टू लिख दीजिए 2 4 6 8। ये फंक्शन जब ए से बी में जाएगा, जब ये नॉर्मल फंक्शन होगा, ये क्वेश्चन के तरीके से ए से बी में जा रहा है, देन इसका एफ एंड एफ इनवर्स का सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है हमें, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स। तो एफ का तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चा, हर इस दोनों को लेके एक पेयर बनाते चले जाइए, 1 2 2 4 3 6 4 8, 1 2 2 4 3 6 4 8, क्योंकि इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा। ऐसे पेयर बनाने के लिए तो बच्चा इसका बहुत सारा पेयर बन जाएगा। अगर ए से बी में हमें नॉर्मल फंक्शन का पेयर बनाना है, हमें नहीं देखना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं, तब तो हम इसको ऐसे बनाते हैं 1 से 2 में, फिर 1 से 4 में, फिर 1 से 6 में, जैसा कि हमने कल देखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। बट हमने कंडीशन पहले ही देख लिया कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब ये 1 1 होगा, और जब ये 1 1 होगा तो ये एक ही से मैप हो सकता है, अदरवाइज वो कंडीशन ही डिफाइन नहीं होता है। तो जब ए से बी में जाएगा देन इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को 1 2
243648, ये है f के लिए। और जब इसका f इन्वर्स का ऑर्डर पेयर लिखना होगा देन वो जाएगा b से में, ये सब इन्वर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और बच्चा, f फंक्शन के लिए क्या होगा, यहीं पे लिख देता हूँ। f फंक्शन के लिए a जो होता है इसका डोमेन होता है, एंड b जो होता है इसका को डोमेन होता है। को डोमेन इक्वल टू रेंज होता है, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 एंड ऑन 2 होगा। देन f इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, f का जो डोमेन था a, वो इसका हो जाएगा को डोमेन चेंज हो जाएगा, एंड f का जो को डोमेन था b, वो f इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बढ़िया बच्चों, देखो मैंने होमोजीनियस फंक्शन लिख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने दो डिफिनेशन लिखा है कि एक फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ f ऑफ x हो या f ऑफ x, y हो। ये इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इस फंक्शन में हम समझेंगे कि ये f इंटू एक्स ऑफ y होता है, उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं, या उसको इम्प्लिसिट टू एक्सप्लिसिट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, वो होमोजीनियस कहलाएगा n डिग्री का इफ़ अगर उस फंक्शन में कोई एक कांस्टेंट हम k इंट्रोड्यूस करते हैं, k टू द पावर n अगर बाहर आता है और वो f इंटू एक्स इंटू वाई बन जाता है। ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा विजुअलिटी आ पाएगा। एंड दूसरा कंडीशन बच्चा होता है कि फंक्शन को होमोजीनियस बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल व्हेन ईच ऑफ इच टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल। ठीक है, तो इस दोनों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इंटू वाई में x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 x प्लस वाई, ये होमोजीनियस है कि नहीं, और अगर है तो इसका कितना डिग्री है, तो एक कांस्टेंट से हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन ये हो जाएगा k टू द पावर 4 x टू द पावर 4 k टू द पावर 4 y टू द पावर 4, x एंड y दोनों में कर दिए k इंटू एक्स प्लस k इंटू वाई। अब बच्चा कॉमन लेने आता है, इस दोनों को कॉमन लेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन में पावर एडअप हो जाएगा, देन k टू द पावर 8, एंड जो इनिशियल टर्म था वो एज इट इज रह जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस वाई। डिवीजन में पावर माइनस करना होगा एक, देन ये हो जाएगा k टू द पावर 7। तो देखिए ये सेम फंक्शन आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, मतलब ये 100% होमोजीनियस होगा। n इक्वल टू 7, मतलब ये इसका डिग्री हो गया, मतलब दिस फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 7। सेकंड फंक्शन बच्चा हमने ये लिया है, चलिए इसके अंदर भी k इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन k टू द पावर 4 x टू द पावर 4। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे दोनों समेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। k टू द पावर 4 y टू द पावर 4 अपॉन k x प्लस के वाई, k को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि प्लस में है देन एक ही कॉमन आएगा। आई होप आपका इतना बेसिक तो अच्छे से क्लियर होगा ही बच्चा। k टू द पावर 3, एंड जो फंक्शन था वो फंक्शन सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि जो ये फंक्शन है एफ एक्स है, ये सेम फंक्शन यहाँ आ जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई k टू द पावर 3, मतलब होमोजीनियस होगा, एंड इसका n इक्वल टू 3 है, मतलब इस फंक्शन का अगर कोई डिग्री आपसे पूछ ले देन ये इसका डिग्री हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन नोट किया है, कुछ नहीं करना है, k एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, यही बेसिक फंडामेंटल होता है। और एक बात आपको आई होप याद होता हो कि ये x एंड y किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। देन k टू द पावर 8 x टू द पावर 8 साइन इनवर्स के एक्स अपॉन के वाई, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, k टू द पावर 8 बच गया बच्चा, मतलब k टू द पावर 8, और जो पूरा फंक्शन था वो यहाँ आ जाएगा। ये एक होमोजीनियस होगा विथ n इक्वल टू 8, मतलब इसका ये डिग्री हो गया। उसी तरीके से यहाँ इंट्रोड्यूस कीजिए, देन k टू द पावर 6 साइन इनवर्स के एक्स अपॉन के वाई प्लस k टू द पावर -6 y टू द पावर -6 कॉस इनवर्स के एक्स अपॉन के वाई। यहाँ k का पावर 6 है, यहाँ k का पावर -6 है, ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एक होमोजीनियस फॉर्म नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस। 2 क्वेश्चन बच्चा और लेते हैं और इसको एंड करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिया है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आपको कैंसिल हो जा रहा था वहाँ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा था, बट यहाँ समेशन में है, मतलब कॉमन लेना पड़ रहा है। और हम जो बच्चा k इंट्रोड्यूस करते हैं ये किस चीज़ में है, ये रेडियन में, मतलब ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। बट यहाँ पर जो x है वो किस चीज़ में है, आप जब साइन इनवर्स का ग्राफ पढ़ते हो देन ये पढ़ते हो x एंड ये पढ़ते हो y, एंड कहीं से भी कुछ भी लेते हो चीज़ें, जस्ट लाइक इस तरीके का वो फंक्शन होता है। देन यहाँ होता है +π/2, यहाँ होता है -π/2, और यहाँ पे हो जाता है 1 एंड यहाँ पे हो जाता है -1। मैं एक शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, मतलब x एक्सिस पे जो ये है π/2 है, π/2 का मतलब 90 है, 90 है मतलब डिग्री है।
तो हम जब कांस्टेंट बच्चा इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो रेडियन मतलब कांस्टेंट में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये एक क्वेश्चन आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो कर दीजिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस, जो बेसिक फॉर्म है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। देन k टू द पावर 6 x टू द पावर 6 प्लस k टू द पावर 6 y टू द पावर 6। अब तो बच्चा यहाँ पे k टू द पावर 6 कॉमन लेना होगा, लेकिन हम कॉमन कैसे ले सकते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई ही हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये डिग्री में है एंड ये रेडियन में है। देन इस तरह का फॉर्म भी नॉट होमोजीनियस होता है, नोट कर लीजिए। इसमें देखिए k इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, x स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस k स्क्वायर x इंटू वाई। के एंड के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन k स्क्वायर आ जाएगा। जब k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम देन ये f x वाई हो जाएगा। ये होमोजीनियस हो गया जिसका कि डिग्री हो गया बच्चों 2। यहीं पे होमोजीनियस फंक्शन एंड होता है। अब हम लेके चलते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एंड उसके बाद एक है बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। बाउंडेड फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन तो बच्चा मैं बस आपको लिख के दिखा दूंगा कि क्या होता है, बाद बाकी जब क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज करेंगे तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार उसको लिख देता हूँ। बढ़िया, मैंने बहुत ही क्विक में इसको यहाँ पे दोनों को लिख दिया है। अभी तक आप जितना भी फंक्शन बच्चा पढ़ रहे थे एक्स एंड वाई में, जिसमें कि एक डिपेंडेंट एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, वो नाम था। अभी तक आप उस नाम को इसलिए नहीं सुने थे क्योंकि कहीं पर हम एक्स एंड वाई में चीज़ों को लेकर चल ही नहीं रहे थे। अब जब आप आगे डिफरेंशिएशन पढ़ोगे देन वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे एक इस तरह का फॉर्म न देके एक इक्वेशन के फॉर्म में दे देगा, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देन आप वहाँ पे किसको डिपेंडेंट मानोगे और किसको इंडिपेंडेंट मानोगे, वहाँ पे तो दोनों का दोनों जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, चलिए मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। फंक्शन ऐसे दिया रहता था, मतलब इसको बोलते थे कि एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स पुट करने पे वाई का वैल्यू आएगा, देन एक्स पुट करने पे ये हो जाता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाता था डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह का पूरा फॉर्म बच्चे हम पूरे के पूरे फंक्शन में पढ़े हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका ये नाम है और कुछ भी मतलब नहीं है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि आपने अभी तक जितना चीज़ पढ़ा है और जो बस एक्स में या बस वाई में होगा, यहाँ पे एक्स क्या है इंडिपेंडेंट, क्योंकि y इक्वल टू समथिंग लिखा जाएगा, यहाँ पे x क्या है डिपेंडेंट एंड y क्या है इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब इक्वेशन का ये कुछ इस तरीके का बात कर रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस 1, जो कि मैं हर क्लास में कहता हूँ कि अगर एक्सिस को हम रोटेट कर दे तो क्या होगा, क्योंकि हम IIT जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा दिमाग में पूरा आउटलाइन रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम सम डिपेंडेंट इक्वल टू इंडिपेंडेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे, x या y के फॉर्म में बस फंक्शन लिखा रहेगा, तब उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जब x एंड y दोनों के फॉर्म में एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तब हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका डिफिनेशन भी इसीलिए बच्चा इसी तरीके का है, अ फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप जब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखते हो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इसी के लिए हम सॉल्व करते हैं। देन y1 y2 हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, देन x का वो कोई भी वैल्यू आएगा जो पुट करने पे y1 एंड y2 दे देगा, देन इस डिपेंडेंट के लिए सॉल्व करते हैं। तो उसी को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं कि जब हम डिपेंडेंट के लिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, अदरवाइज वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ए फंक्शन डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक अपने दिमाग में इम्प्लिसिट फंक्शन का आउटलाइन आप इतना ही बना के रखिए, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या आगे चीज पढ़ेंगे इस फॉर्म में तब हमें पता होना चाहिए। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में, देन आप इसको चेंज कर लीजिए। चेंज करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप 9th and 10th पढ़ चुके हैं, है कि नहीं है। तो देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। लेट से हमें वाई में देखने का आदत है, देन सब एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट देखो यहाँ पे कोई अंडर रूट का फंक्शन नहीं था, बट जैसे हमने इसको वाई में मतलब डिपेंडेंट के टर्म में इस इंडिपेंडेंट को लिखा, देन अंडर रूट आ गया, देन ये फंक्शन कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो चीज़ों को बच्चा मैथमेटिक्स में ईजी करने के लिए ही डिराइव किया जाता है कि अगर हमें किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया तो हम एक ईजी ऐसा कंडीशन डिफाइन करेंगे जिसमें कि हमें उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इम्प्लिसिट है तो हम इम्प्लिसिट में सॉल्व करेंगे, एक्सप्लिसिट है तो हम एक्सप्लिसिट में सॉल्व करेंगे। अगर हमें बिल्कुल ही इम्प्लिसिट में दिक्कत हो और वो चीज़ एक्सप्लिसिट से सॉल्व होने वाला हो, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। जिसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन की तरफ। बढ़िया, चलो बच्चों, तो आपने देख लिया कि कितना ब्यूटीफुली किसी भी कॉन्सेप्ट को डिराइव किया जाता है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो हम आपको बहुत ही स्लोली लेके आए हैं अभी तक, लेकिन अब आपका दिमाग का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के बाद कि अगर मैं आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी करा दूँ तो आपको कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है, क्योंकि आपका बेस जो बन चुका है। उसी तरीके से घर का बेस बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम करते हैं तो बहुत टाइम दिया जाता है, बहुत इंजीनियरिंग लगाया जाता है, कौन सा पिलर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक बार जब बेस कंप्लीट होता है तो फिर तो पिलर पे छत आ जाता है। उसी तरीके से आपका बेस मैं बना चुका हूँ। अब आप मैं फास्ट चलूँगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है।
बाउंडेड फंक्शन का मतलब बच्चा ये होता है कि जो फंक्शन बाउंडेड हो, तो सबसे पहले बात यहाँ पे आता है कि बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड हो सर, कोई भी चीज बाउंडेड मतलब जिसका कि फाइनाइट हो, लिमिट उसका इनफाइनाइट नहीं हो। फंक्शन, तो सर फंक्शन का क्या मतलब होता है, अभी तक तो आप यही पढ़े हो ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे मतलब इसका बात हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का बात हो रहा है, वाई का बात हो रहा है। अगर वाई इक्वल टू कुछ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है देन ये इंडिपेंडेंट है एंड ये डिपेंडेंट है, मतलब एक्स में कोई भी वैल्यू हम पुट कर दे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर दे, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन हो उस पर अगर y का वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम डिफाइन हो गया, लिमिटेड हो गया, देन वो बाउंडेड फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, ये ओपन अपवर्ड में एक पैराबोला है, x है एंड ये y है, y का वैल्यू देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये कंडीशन देख लीजिए। आई होप कि आपको आता हो बच्चा कि अगर मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू x है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसीलिए ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब y का लिमिट डिफाइन होगा इस दोनों लिमिट के बीच में, इसी को इस तरह से लिख लीजिए, अपर एंड लोअर, ये इसका y एक्सिस का अपर हो गया एंड ये लोअर हो गया। देखिए y एक्सिस के इस पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, बट y एक्सिस पे ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट के टाइम्स जा रहा है, इसीलिए ये बाउंडेड नहीं होगा। अब इसमें हाफ बाउंडेड, सेमी बाउंडेड, तो सेमी बाउंडेड बोल सकते हैं इसको, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि आप बोल दीजिएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो डिफाइन है, मिनिमम वैल्यू डिफाइन है देन ये सेमी बाउंडेड है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूछे बाउंडेड, तो बाउंडेड तो सर ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट कभी बाउंड करेगा ही नहीं। चलिए ये हो गया, ये देखिए इसका, देखिए यहाँ मैक्सिमम लिमिट तो बाउंड है, मैक्स ऊपर की तरफ होगा एंड मिनिमम की तरफ ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब ये भी बाउंडेड फंक्शन होगा, नहीं होगा, बट सेमी बाउंडेड हो सकता है क्योंकि एक लिमिट है। ये फंक्शन देखिए सर x है एंड y है, कभी भी x एक्सिस को मत देखिए, y एक्सिस पे देखना है मिनिमम एंड मैक्सिमम। y एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखिए इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों लिमिट डिफाइन नहीं है, दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब ये सेमी बाउंडेड भी नहीं होगा, ये फंक्शन एब्सोल्यूट नॉट बाउंडेड हो जाएगा। इसीलिए अगर सेमी बाउंडेड में ये एग्जांपल आ जाए तो कुछ भी नहीं, ये बाउंडेड होगा ही नहीं। एक एग्जांपल ये लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, अब इसके नीचे ये नहीं जा रहा है सर, नहीं जा रहा है मतलब जीरो पे ही आ गया, इसका y का मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ अटेंड कर लिया, मतलब ये बाउंडेड होगा। तो लिटरल मीनिंग बाउंडेड फंक्शन का यही है। फंक्शन मैंने आपको समझा दिया कि हर हमेशा y की लिमिट को देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है, मतलब ये हो जाएगा अब कुछ इस तरीके से माइनस एम से प्लस एम। ये फंक्शन इनिशियल जो लिखा हुआ था वो लिखने के बाद आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि हम y को मॉड को ऐसे ही ओपन करते हैं, और ये होता है इसका मिनिमम वैल्यू एंड ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों अगर डिफाइन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए बढ़िया, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए सर। चलो सर, मैंने यहाँ लिख दिया बहुत सारा, 1 2 3 4 5 फंक्शन का ग्राफ। तो जैसे कि सर मेरा यहाँ पे ड्यूटी आपको बस क्लास करा देना और आपसे लाइक या व्यूज़ ले लेना नहीं है, मेरा यहाँ पे ड्यूटी ये है कि मैं आपको इस तरह से क्लास को डिलीवर करूँ कि आने वाला जेईई मेन एडवांस को आप कैसे टारगेट कर पाओ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला है कि आपको ऐसे ग्राफ देखे तो कभी जेईई मेन एंड एडवांस क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन सर आपको ऐसे पूछ लेगा कि आपको रेंज एंड बाउंडेड फंक्शन एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको तो सर फंक्शन देखना है ना, y का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखना है, एंड y का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम रेंज से कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए आपका विजन सर क्लियर होना चाहिए, आप किसी एक पॉइंट पर स्टक ना कर जाओ। तो जब हम देख लेंगे सर कि y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अगर वो इन्फिनिटी नहीं है, कोई फाइनाइट पॉइंट है, तब देख लेंगे। तो पहला तो हो गया कि हमें सर रेंज निकाल लेना पड़ेगा फंक्शन का, और हम चेक कर लेंगे। एंड दूसरा कुछ इस तरह का सर फंक्शन दे देगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि सेमी बाउंडेड है, इसका मिनिमम लिमिट फिक्स है 0 पे, बट मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बट हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना सर, फंक्शन में तो रेंज एंड डोमेन होता है, इसमें आपको एक डोमेन दे दे -2 से 2, जैसे ही उस फंक्शन में पुट करो डोमेन, तो यहाँ कुछ y का वैल्यू आ जाए और यहाँ कुछ y का वैल्यू आ जाए, मतलब अब ये y का वैल्यू इसको फिक्स कर दिया, ये इसका हो गया सर मैक्सिमम लिमिट, ये हो गया मिनिमम लिमिट। अगर आपको कोई भी डोमेन नहीं दिया है देन ये फंक्शन बाउंडेड कभी हो ही नहीं सकता है, सेमी बाउंडेड हो सकता है। मिनिमम लिमिट, मिनिमम फंक्शन का जो वैल्यू वो डिफाइन है, मैक्सिमम डिफाइन नहीं है, बट -2 से 2 के अंदर में दे देगा x बिलोंग्स टू -2 से 2 में, तब ये फंक्शन का अपर लिमिट भी यही हो जाएगा, इससे ऊपर ग्राफ जाएगा ही नहीं, देन ये बाउंडेड हो जाएगा। उसी तरीके से ये, तो आपको अभी तक मैंने एक केस करा दिया कि जिसमें आपको कोई भी डोमेन वगैरह नहीं दिया, सिंपल एक फंक्शन दे देगा, उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम चेक कर लेना है। अगर एक भी कोई वैल्यू डिफाइन है एंड दूसरा नहीं है, मतलब एक वैल्यू लिमिट में है, उसको हम डिफाइन कर सकते हो, इन्फिनिटी नहीं है मतलब वो सेमी होगा। अगर दोनों वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब वो फंक्शन एब्सोल्यूट बाउंडेड नहीं होगा। अगर वो फंक्शन किसी, और दूसरा कंडीशन, अगर उसका कोई डोमेन दे दे, देन डोमेन में चेक करेंगे, उस डोमेन में अगर उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का मतलब y का डिफाइन होगा, मतलब कोई ऐसा फंक्शन होगा जो अनडिफाइंड नहीं होगा, लिमिट के अंदर होगा, देन वो फंक्शन हो जाएगा बाउंडेड। जैसा कि एग्जांपल ये और ये दिया है -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में। अब ये फंक्शन देख लीजिए, इसमें कोई भी डोमेन दिया है बच्चा, नहीं दिया है।
आप ये x की तरफ मत देखो, ये x की तरफ जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे इसका y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। देन एक पॉइंट पे y का वैल्यू जाते जाते सर प्लस इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, एक पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी को टच कर जाएगा ना। इस फंक्शन का नाम हमें सर लोअर लिमिट पता है ना, हायर लिमिट पता है, मतलब कि ये भी फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। देन कर लीजिए अनबाउंडेड, अनबाउंडेड ये देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हर बार y को दिखाते हैं क्योंकि फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का y का मैक्स और मीन वैल्यू लेना है, और y का मैक्स एंड मीन वैल्यू हम निकालते हैं रेंज से। आपको ये ग्राफ कभी नहीं देगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ लिख दिया है बच्चा। आपको एक बड़ा फंक्शन देगा, मैंने जो भी रेंज का क्लास कराया है वहाँ जाके देखिए कि आप y का कैसे कैसे वैल्यू निकालते थे। चलिए इस सबको नोट कर लीजिए, मैं 2 क्वेश्चन लिख के भी आपको दिखा देता हूँ। बच्चा देखो मैंने यहाँ 2 कंडीशन लिख दिया है, इसको मैंने एक बार और समझाने के लिए लिख दिया है कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसमें y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर m का वैल्यू 5 होगा मतलब इस फंक्शन को -5 और 5 के अंदर रहना होगा तभी ये डिफाइन है, अदरवाइज ये नहीं डिफाइन है। कोई भी एक इन्फिनिटी हो गया मतलब वो अनडिफाइन हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन बच्चों आपको इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से डिजाइन कर देगा, बोलेगा ये फंक्शन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले हमने रेंज कैलकुलेट करना सीख लिया है। रेंज कैलकुलेट कीजिए, रेंज इसका आ गया 0 से 1, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, बट फाइनाइट तो है ना, तो ये फंक्शन हो गया बाउंडेड। उसी तरीके से ये फंक्शन दिया है बच्चा, ये क्या है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। आई होप अभी तक इतना क्लियरिटी आपको आ गया है। ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0, इसका मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा जहाँ भी जाए एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसका लोअर लिमिट तो हमें पता हो गया, ये तो डिफाइन है, मतलब ये सेमी बाउंडेड है, बाउंडेड तो ये नहीं है। बट इसका जब हम रेंज निकालेंगे देन 3/4 से इन्फिनिटी, तो देखिए ऊपर की तरफ तो ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब ये वाला लिमिट जो है इसका डिफाइन ही नहीं है, और ये वाला लिमिट डिफाइंड है, मतलब ये बाउंडेड नहीं होगा। तो जब भी फंक्शन दिया रहा है उसका रेंज निकालिए और उसका लोअर एंड अपर देख लीजिए, लिमिट अगर डिफाइन है मतलब वो फंक्शन बाउंडेड है, अदरवाइज नहीं है। तो बाउंडेड फंक्शन बचा यहीं पे खत्म हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है इवन एंड ओड, चलिए जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। बच्चों देखो मैंने लिख दिया यहाँ ओड एंड इवन फंक्शन, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक क्वाड्रेंट दिया है जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है। ओड फंक्शन तो हम अगर बचपन से क्लास 9th एंड 10th में पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी माइनस वैल्यू देने पे माइनस वैल्यू को अगर रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, जैसा कि हमने लिख दिया। एफ ऑफ माइनस एक्स करने का मतलब लेट से कि वाई इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करे एंड इक्वल टू में माइनस एक्स आ जाए, देन वो ओड फंक्शन होगा। अगर उस निगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दे मतलब वो इवन फंक्शन होगा और एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें माइनस ऑफ एक्स के अंदर माइनस ऑफ एक्स पुट कर दे एंड इसका स्क्वायर कर दे, देन वो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देन ये इवन होगा। ये तो इसका बेसिक डिफिनेशन है बच्चा, जो कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं। अब ग्राफिकल डिफिनेशन देख लो कि जो भी फंक्शन ओड फंक्शन होगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट और ओरिजिन, मतलब अगर एक ग्राफ उसका फर्स्ट में होगा देन एक ग्राफ थर्ड में होगा, एक ग्राफ सेकंड में होगा मतलब एक ग्राफ फोर्थ में होगा। इसका कहने का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं हो सकता, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं हो सकता, ऑलवेज अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा और ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब भी बच्चा यही है, एक हाफ इसके अपोजिट में एंड एक हाफ दूसरे अपोजिट हाफ में। और ये मैंने 2 फंक्शन लिख दिया। 100% हमें पता है कि जब माइनस एक्स पुट करेंगे देन ये माइनस एक्स ही होगा, जब माइनस एक्स का क्यूब करेंगे देन ये माइनस एक्स क्यूब ही होगा, इसीलिए ये ओड फंक्शन है एंड ये भी ओड फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो बच्चा होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, जितना फर्स्ट हाफ इसका है उसी का सेकंड हाफ दोनों सिमेट्रिकल है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और जब भी इस फंक्शन में नेगेटिव कुछ पुट करेंगे देन वाई को एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चा फंक्शन होता है कॉस ऑफ थीटा, ये भी एक इवन फंक्शन ही है कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जब हम कॉस में माइनस थीटा पुट करते हैं देन वो भी आ जाता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अभी के लिए ये नोट कर लीजिए, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है वो मैं बता देता हूँ। चलिए बच्चों मैंने ये पूरा लिख दिया प्रॉपर्टी, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर कोई भी सिंपल फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 फंक्शन लीजिए, ओड इंटू ओड का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, इवन इंटू इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा, ओड इंटू इवन का मल्टीप्लिकेशन बच्चा क्या हो जाएगा ओड, इवन इंटू ओड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ओड। ठीक है, तो ये 4 केस हो गया। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे किसी ओड फंक्शन को देन वो इवन हो जाएगा, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे किसी इवन फंक्शन को देन वो ओड हो जाएगा। ओड का स्क्वायर करेंगे इवन हो जाएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे ओड हो जाएगा। बच्चा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, यहाँ पे एक्स नहीं एक्स क्यूब का देख लीजिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एक इवन फंक्शन आ गया, एक्स क्यूब एक ओड फंक्शन आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एक ओड फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। इसी तरीके से सबको रख के इसमें एक बार आप पुट करके चेक कीजिए। ठीक है, ओड का स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है एक्स के पावर 6, वो एक इवन फंक्शन है। इवन एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर कर दे बच्चा एक्स के पावर 4 आएगा, इवन का स्क्वायर इवन ही होगा बट ओड का स्क्वायर इवन हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा जीरो का बात होना चाहिए। जीरो क्या होगा, तो जीरो बच्चा ओड एंड इवन दोनों होगा। अगर आपको इसका विजुअल प्रूफ चाहिए ये कैसे जीरो इवन एंड ओड हो सकता है देन कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपका ये क्लियरिटी और विजन क्लियर हो जाए।
तो बच्चा देखिए यहाँ से फंक्शन पढ़ते हैं, बाद में जब आप इंजीनियरिंग कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक ब्रांच है एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर सिग्नल एंड सिस्टम। जब सिग्नल एंड सिस्टम में हम ओड एंड इवन फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसको बहुत ही बारीकियों से पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटा छोटा मतलब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल की बात होती है। तो उस सिग्नल के टाइम हमें इवन एंड ओड फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम हम डिराइव करते हैं कि जीरो, इवन एंड ओड दोनों में आएगा। तो अगर आपको उस तरीके का कुछ भी डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अभी के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है तो बताइए उसको कि इवन भी है एंड ओड भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लिख दिया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ ही पढ़ लो। बट इसके बाद भी जो भी चीज़ बचा होगा क्वेश्चन के थ्रू या नेक्स्ट टॉपिक में हम उस सब चीज़ को एक एक करके बच्चा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिग्नम एक्स ओड होता है। सिग्नम एक्स का ग्राफ याद कीजिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, इसलिए ओड होता है। सही बात है सर। साइन एक्स क्या होता है? ऑड होता है। बच्चा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का होता है। देखो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है, इसीलिए ये ओड होगा। सही है सर। कॉस एक्स क्या होता है? इवन। बच्चा ग्राफ ड्रॉ करके देखो कॉस एक्स का, कुछ इस तरीके से होता है एंड कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ देखो वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, जो इसका हाफ इधर है वही इसका हाफ इधर है, दोनों मिरर इमेज है, मतलब ये इवन फंक्शन हो जाएगा। देन कॉस एक्स सर होता है। एक फंक्शन ऐसा भी होता है बच्चा जो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। आप लोग रिथमिक फंक्शन को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, मतलब निगेटिव हाफ के एक्स के लिए डिफाइन नहीं होगा, पॉजिटिव हाफ एक्स के लिए डिफाइन होगा। देन ये फर्स्ट थर्ड या फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं ला पाता है। अगर आपको और ब्रॉड में ये सब टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं एक एक टॉपिक को ब्रॉड में लाऊंगा। बट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जेई एडवांस, जेई मेन को टारगेट करके। तो अभी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट था बच्चों मैंने करा दिया। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, इतना पैसेंस से सुनने के लिए। और फाइनली अब हमने फंक्शन को कंप्लीट कर लिया थियोरेटिकली। छोटा मोटा एक दो टॉपिक अगर बच गया होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए ये कंप्लीट है, अब इस पे क्वेश्चन कराना है। बट मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा डिफरेंशिएशन, एंड उसके बाद लेके आऊँगा कौन सा टॉपिक, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, या ग्राफ को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। देन इतना पैसेंस से सुनने के लिए फिर से एक बार थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए समर्थ भारत क्लासेस को। थैंक यू।